वेलकम माय डियर रॉकर्स। हम में से कई लोग लाइफ का असली मतलब जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने कोशिश नहीं की तो भी आज की मूवी जिंदगी के बारे में आपका नजरिया ही बदल देगी। इस वीडियो के एंड में आपको जरूर लगेगा कि यह आपकी लाइफ में देखी हुई एक मस्ट वॉच मूवी है। एक नौजवान जो हम सब की तरह रोजमर्रा की रोबोटिक जिंदगी जी रहा है, उसने फैसला किया कि वो ऐसी फिक्स्ड शेड्यूल वाली लाइफ कभी नहीं जिएगा, क्योंकि ये सच में लाइफ है ही नहीं। वो नेचर के साथ घुल मिलकर, उसे समझकर, उसके साथ आने वाले एक्सपीरियंसेस को जानकर एक आजाद बंजारे की तरह जीने लगता है। और इसी नई जिंदगी में वो क्या क्या एक्सपीरियंसेस करता है, किन किन लोगों से मिलता है, उनसे क्या सीखता है और आखिर में क्या वो जिंदगी का असली मतलब समझ पाया, यही तो दोस्तों इस मूवी की कहानी है। लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक नौजवान की असली कहानी है। इस बारे में वीडियो के अंत में आप समझेंगे। तो आज हम लेके आए हैं 2007 में रिलीज हुई एडवेंचर ड्रामा मूवी जिसका नाम है इनटू द वाइल्ड। हमें उम्मीद है कि ऐसी स्पेशल मूवीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन जरूर करेंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में अलास्का के एक पहाड़ी इलाके को दिखाते हैं जो बर्फ से ढकी हुई है। एक कार वहां पर आकर रुकती है। उसमें से एक नौजवान आदमी नीचे उतरता है। इसका नाम है क्रिस। क्रिस उसे थैंक करता है, लेकिन गाड़ी चलाने वाला कहता है थैंक यू की क्या जरूरत है, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा क्रिस, और ये लो मेरे बूट्स, बर्फ में चढ़ने में आसानी होगी। क्रिस भी उसको लेकर चल जाता है, लेकिन क्रिस के सफर में कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बस पैर जहां ले चले क्रिस उसी दिशा में चलने लगता है। ये उसका अपना फैसला है। वो अपने साथ मोबाइल, वॉच, मैप जैसी कोई चीज नहीं लाया, क्योंकि इन सब के बिना ही वो लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए खुले आसमान के नीचे निकल पड़ा है। उसके साथ सिर्फ उसका बड़ा बैकपैक है जिसमें उसकी जरूरत की चीजें हैं बस। वो बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ता है, नदियों को पार करता है, और जब भूख लगती है तो उस जगह पर जंगली जानवर को मारकर उनका शिकार करके उसे मस्त रोस्ट करके खाता है। एक दिन वो एक हिरन का शिकार करने के लिए तैयार खड़ा होता है, पर तभी उसके पास एक छोटा हिरन दिखता है। बड़े हिरन को मार दिया तो इस छोटे बच्चे को बहुत तकलीफ होगी, ये सोचकर वो उसे नहीं मारता और उस रात वो भूखा ही सो जाता है। इस कदर रहमदिल इंसान है ये क्रिस। वो कई दिन यूं ही चलते चलते गुजारता है। कभी कभी थक जाता है, लेकिन तब आराम से बैठने या रात को सोने जैसी कोई जगह नहीं मिलती। इस हालत में उसको एक दिन एक जगह बस दिखती है जो बहुत ही पुरानी है और हर तरफ जंग लगा हुआ है। लगता है अंदर कोई रहता होगा। क्रिस बस पर चढ़कर चिल्लाता है कि ये किसकी बस है, पर जवाब देने के लिए कोई वहां हो तब ना। क्रिस एकदम खुश हो जाता है कि अब ये बस मेरी है, मैं यहीं रहूंगा। अंदर एक बहुत ही गंदा बेड पड़ा होता है। क्रिस उसे निकालकर एक लकड़ी से पीट पीट कर धूल साफ करके आराम से सेट करके लेट जाता है। पर ऐसी जगह पर बस कभी नहीं आती, मतलब ये बस भगवान ने मेरे लिए भेजी है। ये सोचकर वो बस का नाम मैजिक बस रख लेता है। जब भी वो लोनली फील करता है तो बस में पैसेंजर्स को इमेजिन करके खुद ही बात करता है कि बोलिए सर, आपको कहाँ जाना है, मैं आपको जरूर आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दूंगा। इस तरह वो खुद ही जवाब भी देता है और खुद ही सवाल पूछता है। कभी कभी तो भेड़िए की तरह घुर्राकर अपना वॉइस टैलेंट भी टेस्ट कर लेता है। वो रोज डायरी में अपने एक्सपीरियंसेस को नोट करता है। क्रिस को लाइफ और सोसाइटी के बारे में कई कविताएं सोचती हैं, जिन्हें वो बस के अंदर लिखने लगता है। हिरनों को भागते हुए देखकर उसे अंदरूनी खुशी महसूस होती है, क्योंकि अब वो भी इन्हीं की तरह आजाद है। क्रिस कौन है और इसे वाइल्ड जिंदगी इतनी अच्छी क्यों लग रही है, ये जानने के लिए दोस्तों हमें 2 साल पहले क्रिस की लाइफ को देखना होगा। अटलांटा की एक यूनिवर्सिटी में क्रिस को उसकी डिग्री मिलती है। उसके पेरेंट्स उसकी ग्रेजुएशन पर बहुत ही प्राउड फील करते हैं, लेकिन क्रिस को कई रीजंस की वजह से बचपन से ही ये लाइफ नापसंद थी। उसके पेरेंट्स की लव मैरिज हुई थी, लेकिन जहां तक क्रिस जानता है वो दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते और बहस करते रहते हैं। यहाँ के दूसरे स्टूडेंट्स की लाइफ भी उसे कुछ खास अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वे यहाँ पढ़ते हैं, अच्छी जॉब में सेटल होते हैं, शादी करके बच्चे करते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। जैसे ये इंसान नहीं रोबोट्स हैं। इसलिए क्रिस को इस तरह की लाइफ से सख्त नफरत है और वो असली जिंदगी जीना चाहता है, असली लाइफ। ग्रेजुएशन के बाद क्रिस के पेरेंट्स उसे एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए लेके जाते हैं। वे कहते हैं कि बेटा तुम अब इस पुरानी डब्बा कार में मत घूमो, हम तुम्हारे लिए नई कार खरीदेंगे। क्रिस कहता है बेवजह नई चीजें खरीदना आप लोग कब छोड़ेंगे, मुझे नई कार नहीं चाहिए, मुझे तो ये पुरानी कार ही अच्छी लगती है, और मुझे जो ग्रेड्स मिले हैं उनसे मुझे आगे की पढ़ाई के लिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। मैंने पैकिंग भी कर ली है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं वहां से आपको खत लिखता रहूंगा। पर क्रिस ने अपने लिए तो कोई और ही प्लान बना लिया होता है। वो अपना आईडी कार्ड, बैंक डेबिट कार्ड वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि ये सब उसकी असली पहचान नहीं,
वो सिर्फ क्रिस बनकर अपनी असली पहचान को ढूंढना चाहता है। उसके अकाउंट में $24,400 होते हैं। उनमें से 24,000 एक चैरिटी को डोनेट कर देता है और सिर्फ $400 अपने खर्चे के लिए रख लेता है। अगर ज्यादा पैसे हाथ में होंगे तो आराम की जिंदगी जीने का मन करेगा, पर क्रिस ऐसा नहीं चाहता। वो असली स्ट्रगल को एक्सपीरियंस करना चाहता है। नई जगहों पर जाकर नए लोगों से मिलकर वो एक्सपीरियंसेस कमाना चाहता है, ना कि पैसे। फिर क्या था, वो अपनी पुरानी कार लेकर निकल पड़ता है। उसकी लाइफ के इस भाग को वो नया जन्म कहता है, क्योंकि अपने चुने हुए रास्ते पर यह उसका सबसे पहला एक्सपीरियंस है। वैसे दोस्तों, अगर आपने भी कभी लाइफ को समझने के लिए ऐसा सफर पर जाने की सोची हो या जा चुके हो, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर भी। क्या पता आप में से किसी दो के एक्सपीरियंसेस और इंस्पिरेशन सेम हो जाए। वापस चलते हैं मूवी में। क्रिस का नया जन्म हो चुका है। वो ड्राइव करते करते शहर से बहुत दूर एक इलाके में पहुंच जाता है। इतने में अंधेरा होता है और क्रिस कार रोककर अंदर ही सो जाता है। रात को तेज बारिश होती है और कार मिट्टी के अंदर फंस जाती है। अब क्रिस फैसला करता है कि जब वाइल्ड जिंदगी जीनी है तो इस कार की मुझे क्या जरूरत, ये सोचकर वो पैदल ही आगे चल जाता है। लेकिन नंबर प्लेट उतार कर जाता है ताकि कोई ये ना जान पाए कि ये क्रिस की कार है। और जब मैं वाइल्ड में जा ही रहा हूं तो असली लाइफ के लिए इन पैसों की क्या जरूरत है, ये सोचकर वो अपने करेंसी नोट्स भी जलाकर धूप में अपना भारी बैग उठाकर चल पड़ता है जिंदगी की नई सीख की ओर। उसके पैर जिस दिशा में मुड़ता वो उसी तरफ चलने लगता। रास्ते में कोई पब्लिक टॉयलेट मिल गया तो वहीं फ्रेश हो लेता। वो हर किसी को अपना नाम अलेक्जेंडर द सुपर ट्रैम्प बताता, क्योंकि नए जन्म में उसे नया नाम भी चाहिए। ट्रैम्प यानी आवारा, यहाँ से हम भी उसे एलेक्स ही कहेंगे। एलेक्स अपना सफर जारी रखता है। कहीं लिफ्ट मिल गया तो खुशी से ले लेता है, लेकिन जब नहीं मिलता तो पैर तो है ही। उसके रास्ते में जो जगह आती वहीं आराम करके अगले दिन फिर किसी दूसरी दिशा में चलने लगता। उसके पेरेंट्स नहीं जानते कि उनका बेटा बंजारे की जिंदगी जी रहा है। दरअसल घर से निकलने से पहले क्रिस ने कुछ लेटर्स लिखे और ऐसी अरेंजमेंट करके रखी थी कि हर महीना उसके पेरेंट्स को एक लेटर मिलता रहे। लेकिन अचानक उसके लेटर्स आना बंद हो जाते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं। वे घबराकर उस जगह जाकर पूछताछ करते हैं जहां से उन्हें लेटर्स मिल रहे थे, लेकिन वहां पता चलता है कि क्रिस नाम का तो कोई वहां पर आया ही नहीं। वे जान जाते हैं कि बेटा उनसे झूठ बोलकर कहीं और ही चला गया है। बहुत दुखी होते हैं उसके माँ बाप। लेकिन एलेक्स इस नई जिंदगी में जगह जगह घूमकर बहुत ही खुश है। वो जंगलों में घूमता है, पेड़ पौधों और जानवरों के बीच बहुत ही खुशी महसूस करता है। रास्ते में एक पुराना हैट मिलता है तो उसका चेहरा इतना खिल जाता है मानो खुद भगवान ने उसे ये हैट दिया हो। फिर रास्ते में वैन को रोककर लिफ्ट मांगता है। वे बड़ी खुशी से उसे अंदर ले लेते हैं। वैन में दो लोग होते हैं, एक तो जो ड्राइव कर रहा है उसका नाम है रेनी और उसके साथ है जैन। ये लोग भी एलेक्स की तरह बंजारे हैं जो एक जगह नहीं रहते और इस वैन में जगह जगह घूमते रहते हैं। रात को तीनों मिलकर खाते हैं। जैन कहती है, तुम ट्रैम्प हो राइट? नहीं, मैं सुपर ट्रैम्प हूँ। तो जैन कहती है, तुम असल में लेदर ट्रैम्प हो। अब ये क्या होता है? जो बंजारे पैदल ही सफर करते हैं उन्हें लेदर ट्रैम्प कहते हैं और हम दोनों हैं रबर ट्रैम्प, यानी रबर टायर वाली गाड़ी में सफर करने वाले। रेनी डायरेक्ट बोल देता है कि देखो, हमारी तो उम्र चली गई है और हमारा कोई लक्ष्य भी नहीं है, इसलिए हम बंजारे बने फिर रहे हैं। लेकिन तुम तो जवान हो, बड़े घर के लड़के लगते हो, फिर तुमने ये लाइफ क्यों अपनाई? एलेक्स भी कह देता है, क्योंकि यही तो असली जिंदगी है और मुझे ऐसा ही जीना पसंद है। ये सोसाइटी एक पागल खाना है जहाँ से मैं बाहर आ गया। पैसा, नाम, प्यार, रिलेशनशिप्स, ये सब कुछ नहीं, एक इल्यूजन है जिसे सब सच मान बैठे हैं। मुझे जानना है जिंदगी का असली सच क्या है, इसलिए मैं इस सफर पर निकला हूँ। जब मेरे सफर का अंत होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि जिंदगी क्या है। अब जैन मन ही मन खुश होती है कि इतनी कम उम्र में इस लड़के का दृष्टिकोण इतना सुलझा हुआ है। वाह! एलेक्स फिर इनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखता है और वे बीच पर मजे से नहाते हैं। अगले दिन सुबह होने से पहले ही एलेक्स उन्हें बिना बताए निकल जाता है। वे उठकर देखते हैं कि एलेक्स रेत पर थैंक यू रेनी और जैन लिखकर चला गया है। दोनों बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें एलेक्स बहुत ही अच्छा लगा और वे चाहते थे कि वो उनके साथ कुछ दिन और रहे। लेकिन एलेक्स का मकसद तो लाइफ एक्सपीरियंसेस बटोरना है, इसलिए वो ज्यादा दिन किसी के साथ नहीं रहता और ना ही रिलेशनशिप्स बनाने में विश्वास करता है। इस तरह अपनी नई जिंदगी के भाग को वो जवानी बताता है। चलते चलते कहीं फल मिल गए तो उसके साथ बात करने लगता है, यार एप्पल शहर के एप्पल से तो बहुत ही टेस्टी और ऑर्गेनिक है। मैं सुपर ट्रैम्प हूँ तो तू है सुपर एप्पल। बंजारे की लाइफ मुश्किलों से भरी होती है। कभी कभी तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और कभी बहुत ज्यादा मिल जाता है, इसलिए कहीं पर अगर खाने को कुछ भी मिल जाए तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। एलेक्स चलते चलते लिफ्ट मांगता है तो कोई दे देता है, कोई मना करके चला जाता है, कहीं उसे पैदल ही जाना पड़ता है। जहाँ नहाने और ब्रश करने के लिए पब्लिक टॉयलेट नहीं मिलता वहाँ वो फार्म या किसी के गार्डन में ही नहा धो लेता है। फिर लगातार चलने लगता है लेकिन रुकता नहीं। थक कर कभी बैठ जाता और थोड़ी देर के बाद फिर चल देता।
इस तरह चलते चलते वो एक फार्म को देखता है जहां उसकी मुलाकात वैनी नाम के एक आदमी से होती है। एलेक्स की बातें सुनकर वैनी इंप्रेस होकर उसे अपने फार्म में काम दे देता है। एलेक्स बहुत मेहनत करके खेती का काम सीखता है। एक दिन दोनों बार में होते हैं तो वैनी पूछता है, आखिर तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइफ का असली मतलब, असली मकसद क्या है। फिर मैं उस असली लाइफ को जीना चाहता हूँ और मैं अलास्का जाना चाहता हूँ। वैनी हंस पड़ता है कि बेटा तू तो पागल है, अलास्का जाना है तो बस या कार बुक कर लो, चले जाओ, ये भी कोई लक्ष्य होता है? सर आप शायद समझे नहीं, मैं बस या कार में मोबाइल वॉच वगैरह लेकर टूरिस्ट बनकर नहीं जाना चाहता। मैं अपने खुद के पैरों की मदद से मनचाही दिशा में सफर करके, कई जगहों पे रुककर, वहां काम करके, तरह तरह के लोगों से मिलकर, ढेर सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को बटोर कर तब अलास्का जाना चाहता हूँ। मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, बल्कि धीरे धीरे रास्ते की हर जगह को एक्सप्लोर करते हुए अलास्का पहुंचना चाहता हूँ। तब जाकर मुझे समझ आएगा कि लाइफ क्या है और मैं क्यों जी रहा हूँ। तब मुझे पता चलेगा कि असल में लाइफ क्या है और मैं क्यों उस लाइफ को जी पाया हूँ या नहीं। अब वैनी पूछता है कि असली लाइफ का तुम पता लगाने जा ही रहे हो, तो क्या जो हम लोग जी रहे हैं वो नकली है? हम लोग तुम्हें पागल दिखते हैं क्या? सर वो मैं आपके मुंह से कैसे कहूँ, पर सच तो यही है ना, आप लोग सभी रोबोट्स की तरह हैं। आप सबको प्रोग्राम करके रखा गया है कि सुबह उठो, तैयार हो, काम पे जाओ, घर आओ, खाकर सो जाओ, फिर होगी शादी, फिर बच्चे, फिर बच्चों की देखभाल, बच्चों को डॉक्टर में दिखाओ और फिर एक दिन बूढ़े होकर मर जाओ। इससे लाइफ कहने में आपको शर्म नहीं आती क्या? ऊपर से मजहब, जाति के नाम पर सबको अलग कर दिया गया है और ये पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोग हमारी मेहनत को ऐसे चूसते हैं जैसे किसी जूस बोतल में स्ट्रॉ डालकर चूस रहे हो। इन्हीं के बीच हम जी रहे हैं। दिल पे हाथ रखकर बोले मिस्टर वैनी, क्या आपको सच में लगता है कि आप जो जी रहे हैं वो जिंदगी है? ये एक घटिया सोसाइटी है वैनी, एकदम घटिया। और अब वैनी भी रियलाइज कर लेता है कि ये बच्चा तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। वो चिल्लाने लगता है कि हाँ एलेक्स, तुम ठीक कहते हो, ये सच में एक घटिया सोसाइटी है, एकदम घटिया। दोनों चिल्ला चिल्ला कर पूरा बार सर पे उठा लेते हैं और वहां घटिया शब्द हर तरफ गूंजने लगता है। अगले दिन वैनी का एक दोस्त एलेक्स को सिखाता है कि शिकार करने का ठीक तरीका क्या है और उसके बाद जानवर के मांस को कैसे स्टोर करना चाहिए। कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन वैनी अपने घर के बाहर सुसु करने लगता है, यानी पौधों को पानी दे रहा होता है। तभी पुलिस उसे घेर लेती है। सर सुसु करना इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है कि मुझे अरेस्ट करने आ गए? शेरिफ कहता है कि सुसु करना इलीगल नहीं है बेटा, लेकिन चीजों को स्मगलिंग करना इलीगल जरूर है, समझे? ये कहकर वो वैनी को हथकड़ी पहना देता है। सर ये क्या, आपने सुसु करके जिप भी बंद नहीं करने दिया? फिर वो एक पुलिस ऑफिसर को बुलवाकर अपना जिप डलवाता है। ध्यान से सर, कहीं वो बीच में ना अटक जाए। मेरा मतलब आपका हाथ ना अटक जाए। इसका हंसी मजाक देखकर तो लगता है कि इसे अरेस्ट होने की आदत है। जाते जाते वो एलेक्स को देखकर चिल्लाता है कि बेटा घबरा मत, मैं जल्द ही लौट आऊंगा और तुझे अलास्का जाने के लिए जो चाहिए वो ले ले। लौटते वक्त मुझसे जरूर मिलना। ये कहकर पुलिस उसको गाड़ी में लेके चली जाती है। एलेक्स भी वहां से निकलता है। बड़ी बड़ी सुनसान सड़कों पर वो चलता रहता है। रात को भी बच्चों की तरह खम्बा पकड़कर खेलता हुआ सफर जारी रखता है। तभी एक स्टोर में एक कायक रखा होता है। एलेक्स सोचता है कि अगर इसे खरीद लूं तो पैदल नहीं चलना पड़ेगा, थोड़ी दूर तो पानी में आराम से इस कायक पर जा पाऊंगा। पर प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए अलग परमिट लेना होता है। लेकिन ऑफिसर कहता है कि अभी अप्लाई कर दो, लेकिन 12 साल के एक्सपीरियंस के बिना तुम्हें परमिट नहीं मिलेगा। यह सोसाइटी ही पागल है, ये सोचकर एलेक्स हंसकर वहां से चला जाता है। लेकिन वो उस कायक को खरीदकर इलीगली नदी में कायकिंग करने जाता। पानी का बहाव बहुत तेज और भारी होता है, लेकिन एलेक्स को उसकी जरा भी फिक्र नहीं होती। लहरों के साथ उछलता हुआ वो आगे बढ़ता है। वहां ट्रैकिंग करते हुए लोग चिल्लाते हैं कि अबे तू कौन है जो बिना हेलमेट के कायकिंग करने चला गया? सर नारियल की तरह टूट जाएगा, ओए ध्यान से। लेकिन एलेक्स तो अपने धुन में मस्त होता है और तेज लहरों के बीच से निकलकर अपना हाथ ऊपर करके चिल्लाता है कि मैं लहरों से भी पावरफुल निकला, मैं जीत गया हूँ। थोड़ी दूर पर नदी जरा शांत होती है। कुछ दूर पर दो लोग एलेक्स को पुकारते हैं कि हमारे साथ पार्टी एंजॉय करो। एलेक्स वहां जाता है तो एलेक्स के साथ वो खाना शेयर करते हैं। एलेक्स भी खुशी से उसको खाता है। वे कहते हैं कि तुम उस दिशा में जा रहे थे, मतलब क्या तुम मैक्सिको जा रहे हो? एलेक्स एक्साइटेड होकर पूछता है, अच्छा उस तरफ जाऊंगा तो मैक्सिको पहुंच जाऊंगा। वे मैप पर दिखाते हैं कि इस तरफ कायक में 200 मील जाओगे तो मैक्सिको आ जाएगा, वहां जाकर मजे करेंगे। और तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई पड़ता है। दरअसल वे रिवर पेट्रोल वाले हैं और अगर उन्होंने एलेक्स का कायक देख लिया तो वो उसे अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि वो बिना परमिट के कायक चला रहा है। एलेक्स भी उन लोगों को बाय कहकर जल्दी से वहां से निकल जाता है और कुछ दूर जाकर कायक को पहाड़ के ऊपर खींच लेता है ताकि पेट्रोल वाले देख ना पाए। फाइनली वो बच जाता है और अपना कायक लेकर वो एक ट्रक में ट्रैवल करता है। फिर वो अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताना चाहता है कि मैं ठीक ठाक हूँ। उसके पास सिर्फ एक कॉइन होता है जिससे सिर्फ 1 मिनट ही बात की जा सकती है।
वो कॉइन अंदर डालता है कि पास वाले बूथ में एक बुजुर्ग अपनी फैमिली में किसी से बात कर रहे होते हैं। बेटा सारी गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ अनाथ की तरह रह रहा हूँ, तुम्हें जो कहना है जरा जल्दी कहो बेटा, मेरे पास और कॉइन्स भी नहीं है। ये सुनकर एलेक्स को उनके लिए बहुत बुरा लगता है और वो अपना कॉइन उन्हें दे देता है। फिर बुजुर्ग अपनी फैमिली से और थोड़ी देर बात कर पाते हैं। उसके बाद एलेक्स अपने कायक में दूसरी जगह जाकर गुफाओं में रहने लगता है। नदी में छलांग मारकर वो एकदम हल्का फील करता है और मजे से नहाता है। उसने इतना आजाद कभी फील नहीं किया। अब एलेक्स को बॉर्डर क्रॉस करना है, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती क्योंकि उसके पास कोई आईडी प्रूफ तो है नहीं। उसने तो सारे कार्ड्स काट फेंके थे। अब और कोई रास्ता न पाकर वो एक गुड्स ट्रेन में इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। वहां एक सिटी में वो उतरता है। उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। वो होमलेस लोगों की जगह पर जाकर लाइन में लग जाता है। इस सिटी को देखकर उसे अपनी सिटी की लाइफ याद आती है। वो सोचता है कि सिटी लाइफ से नाता तोड़कर मैं निकला था और अब सिटी में फिर क्यों रहूं। ये सोचकर वो वापस एक गुड्स ट्रेन में चढ़कर इलीगली ट्रेवल करता है, पर इस बार पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसे खूब पीट देते हैं वो। एक ऑफिसर कहता है कि अगर अगली बार तुम्हें देखा तो अरेस्ट नहीं करेंगे, मार डालेंगे। एलेक्स बुरी तरह घायल हालत में सड़क पर बैठा लिफ्ट मांगता है, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं देता। बड़ी मुश्किल से वो चलना शुरू करता है। अब उसे पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो कुछ रेस्टोरेंट्स में काम करके थोड़े पैसे कमाता है। फिर या तो वो खुद नौकरी छोड़ देता है या फिर नौकरी से निकाल दिया जाता है। एलेक्स को बुक पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। वो दिन रात लगातार बुक पढ़ सकता है। इस तरह जगह जगह रुककर वो घंटों चलता है। कई गांव टाउन्स क्रॉस करके कई किलोमीटर्स दूर चलता है। लिफ्ट मिला तो मिला, वरना पैदल चलते चलते वो एक जगह पहुंचता है जहां होमलेस लोगों की एक जगह होती है। एलेक्स करीब जाता है तो वहां पर रेनी और जैन को देखकर एलेक्स की खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसकी खुशी देखकर लगता है जैसे किसी छोटे बच्चे ने कई दिन बाद अपने माँ बाप को देख लिया हो। वो भागकर उन्हें गले लग जाता है। वहीं फिर कुछ दिन रहता है। वहां वो ट्रेसी नाम की लड़की से मिलता है। दोनों एक दूसरे से बहुत घुल मिल जाते हैं और कई जगह घूमते हैं। ट्रेसी भी एलेक्स को पसंद करने लगती है और कहती है तुम मेरे साथ रह जाओ, हम एक अच्छी फैमिली लाइफ शुरू कर सकते हैं। एलेक्स कहता है तुम मुझे समझी नहीं, मुझे फैमिली लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं लाइफ का मतलब समझना चाहता हूँ बस, और अलास्का जाकर अपनी समझ के हिसाब से जीना चाहता हूँ। हैप्पी लाइफ टू यू। ये कहकर वो फिर निकल जाता है। रास्ते में एक दादाजी उसे कैंप का रास्ता पूछते हैं। एलेक्स कहता है कि उस तरफ है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इस पर दादाजी उसे भी अपनी गाड़ी में ले चलते हैं। कैंप पहुंचकर वो पूछते हैं कि बेटा इस उम्र में तुम्हें बंजारों वाली लाइफ क्यों अपना रखी है। एलेक्स अब तक हुई सारी बातें उन्हें बताता है और दादाजी उसे अपने पोते की तरह समझकर डांट देते हैं कि पागल मत बनो बेटा, असली लाइफ को जानने के चक्कर में तुम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो। इंसान जहाँ होता है वहीं पर उससे अपनी लाइफ का मतलब ढूंढना होता है। जिस जिंदगी के बारे में तुम जानते भी नहीं उसकी तलाश में यूं भटकना पागलपन है बेटा। वो डांटते हैं लेकिन एलेक्स उनको बहुत अच्छा लगता है और वो उसे अपने घर लेके जाते हैं। दरअसल दादाजी बेल्ट बनाने का काम करते हैं तो एलेक्स उनके साथ रहकर बेल्ट बनाना सीखता है। इतना ही नहीं, वो खुद एक बेल्ट डिजाइन करता है जिसमें एक कहानी होती है कि एलेक्स ने अपना सफर कहां से कैसे शुरू किया और उसने क्या क्या देखा। एक दिन वो दादाजी को लेकर एक पहाड़ पर चढ़ने जाता है। दादाजी नीचे कार के पास खड़े रहते हैं। एलेक्स ऊपर चढ़कर चिल्लाता है कि दादाजी वहां क्यों रह गए। सॉरी मैं भूल गया था, बूढ़े हैं, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। अबे बूढ़ा किसे कहा बे, तुझसे फास्ट चढ़कर दिखाऊं क्या। ये कहकर वो पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। किसी तरह दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंच ही जाते हैं। वहां से जो नजारा देखता है उसे देखकर दादाजी कहते हैं कि इतने साल की जिंदगी में मैंने इतना खूबसूरत नजारा कभी नहीं देखा बेटा। एलेक्स भी कहता है कि अगर आप नीचे ही रहते तो उसे ही दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह समझकर बैठे होते। थोड़ी तकलीफ उठाकर ऊपर चढ़े हो तभी तो आपको इतना खूबसूरत दृश्य दिखा है। लाइफ भी ऐसी है दादाजी, बड़ी खूबसूरत है अगर कुछ मेहनत करके कुछ नया देखने की कोशिश करो तो। लेकिन हम उसकी तलाश में जाना ही कहाँ चाहते हैं, लेकिन मैं उसकी तलाश में निकला हूँ, इसलिए उसकी खूबसूरती को समझ पाया हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं लाइफ को जरूर समझूंगा। दादाजी भी समझ जाते हैं कि उम्र में मैं बड़ा सही पर जिंदगी को ये बच्चा मुझसे बेहतर समझ चुका है। वो एलेक्स को अपने साथ रहने को कहते हैं, लेकिन एलेक्स कहता है कि दादाजी मेरा लक्ष्य है अलास्का, वहां जाकर मैं असली जिंदगी जी पाया तो ही लौटकर आपके पास जरूर आऊंगा। ये कहकर एलेक्स अपने रास्ते फिर चल पड़ता है। अपने सफर के दौरान ही वो इस आदमी से मिलता है और हर किसी की तरह उसे भी एलेक्स बहुत ही अच्छा लगता है। वो एलेक्स को अलास्का के उस इलाके में छोड़कर उसे अपने बूट्स भी देता है। यही मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। तो यहाँ एलेक्स इस मैजिक बस को साफ करके उसमें रहने लगता है। यही एलेक्स का आखिरी डेस्टिनेशन है और लाइफ को समझने के लिए वो थोड़े दिन यही रहने का फैसला करता है। रोज शिकार करके खाता है। कई दिन उसे कुछ नहीं मिलता तो भूखे पेट ही सो जाता है। कुछ ही दिनों में वो बहुत ही दुबला पतला हो जाता है
उसकी जीन्स बहुत ढीली पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने हाथ से बनाए हुए बेल्ट पर एक्स्ट्रा छेद करके उसे टाइट करता है। शरीर उसका कमजोर हो जाता है, लेकिन मन में वही दृढ़ विश्वास और जिंदगी जीने का असली महत्व है। वो बहुत ही खुश है। एक दिन वो एक बड़े जानवर का शिकार करता है। उसे मारकर एलेक्स को बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब उसे कुछ दिन शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इसका मांस स्टोर करके रख सकता है। पहले तो वो उसका हार्ट खाता है, फिर दूसरे पार्ट्स निकालकर उसे रोस्ट करके खाता है। बहुत सारा मांस बच भी जाता है तो उसे एक सेफ जगह पर स्टोर करता है। फिर रोज उसमें से थोड़ा थोड़ा काट कर खाता है और ऐसे ही उसके दिन गुजरते हैं। फिर 2-3 दिन में उस पर कीड़े भी पड़ जाते हैं। अब उसका ये खाना खाने लायक नहीं बचा। उसने इतनी मेहनत से जो शिकार किया था, अब उसे दूसरे जानवर खा रहे हैं। नेचर में कोई मेरा तुम्हारा नहीं होता, सब कुछ सबका होता है ना दोस्तों? सही कहा ना मैंने? क्या ख्याल है आपका? कमेंट्स में बताइएगा। एलेक्स ने उस दिन क्या सीखा वो सब कुछ अपनी डायरी में लिख देता है। एक दिन वो नदी को देखता है और लहर भी उतनी तेज नहीं होती, लेकिन जब वो पैर रखता है तो उसे खींच ले जाती है लहरें। उस दिन वो लिखता है कि नदी की लहरों को कभी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसके पास कई बुक्स होती है जिनसे उसे पता चलता है कि यहाँ कौन कौन से पौधे मिलते हैं और वे खाने के लिए सेफ हैं भी या नहीं। शिकार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो पौधे फल वगैरह खाना शुरू करता है। उस बुक में लिखा होता है कि वाइल्ड पोटैटोज रूट को खाना सेफ है, इसलिए वो पोटैटो रूट्स को खाने लगता है। दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन जब वो उठता है तो उसका एक हाथ और पैर पैरालाइज हो जाता है। एलेक्स उन्हें फील नहीं कर पाता। वो बहुत घबरा जाता है कि क्या करूं। उसकी समझ में नहीं आता कि उसे क्या हुआ। बड़ी मुश्किल से वो उस बुक को निकाल कर पढ़ता है। उसमें लिखा है कि वाइल्ड पोटैटोज रूट्स को खाना बिल्कुल सेफ है, लेकिन उसमें यह भी लिखा होता है अलास्का में पाए जाने वाले एक खास तरह के वाइल्ड पोटैटो रूट्स ह्यूमंस के लिए पॉइजन्स होते हैं। एलेक्स ने उस वाक्य को नहीं पढ़ा था। इसे खाने से सबसे पहले तो आंखें कमजोर हो जाती हैं, फिर हाथ पैर पैरालाइज हो जाते हैं, धीरे धीरे इंसान मर जाता है। ये पढ़कर एलेक्स से रहा नहीं जाता और वो खुद को कोसने लगता है कि मैंने ऐसी लापरवाही कैसे कर दी, मैंने पूरा क्यों नहीं पढ़ा। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले से वो अपनी पसंद की लाइफ जीने लगा था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो भी इतना जल्द। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और उसका शरीर एकदम आधा हो चुका है। जो जिंदगी के बारे में बात करना नहीं थकता। अब वो रोज अपनी मौत का इंतजार करने लगता है और इस हालत में पहुंचने के बाद ही वो जिंदगी का असली मतलब समझ पाता है। वो अपनी डायरी में लिखता है कि अपनों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस और खुशियां शेयर करने में ही असली खुशी है, यही तो असली जिंदगी है। लिखते लिखते उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि जिंदगी की तलाश में जब वो निकला तो रास्ते में उसके लिए केयर करने वाला कोई ना कोई जरूर था। जैसे रैनी और जैन, वैनी, ट्रेसी जो उसके साथ एक फैमिली लाइफ जीना चाहती थी, या फिर दादाजी जो उससे अपने पोते की तरह प्यार करने लगे थे। एलेक्स अब रियलाइज करता है कि अगर वो इनमें से किसी के साथ भी रहता तो शायद वो एक खुशी से भरी लाइफ जीता, पर वो तो लाइफ की तलाश में उन सबको पीछे छोड़ आया और यहाँ अकेला मौत का इंतजार कर रहा है। यहाँ एलेक्स सोचता है कि उसे शायद अपने पेरेंट्स को छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। वो लोग अब भी बहुत दुखी हैं कि न जाने उनके बेटे को क्या हुआ, वो कहाँ गया। पर यहाँ तो एलेक्स अब उठ भी नहीं पाता और वो अपने स्लीपिंग बैग्स में सिकुड़ कर लेट जाता है। इमेजिन करता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ है और इसी सोच के साथ वो अपनी आखिरी सांस लेता है। सुनो दोस्तों, आजकल हर कोई मैं, मेरी लाइफ, मेरा पैसा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस तरह ही अपनी लाइफ को लेकर बैठे हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपने ऐसा कुछ देखा या कुछ नया एक्सपीरियंस किया जिसे कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो क्या सिर्फ उसको देखकर आपको खुशी मिल जाएगी? ना, बिल्कुल नहीं। असली खुशी तो उन बातों को या अपने एक्सपीरियंसेस को अपनों के साथ शेयर करने में मिलती है, और यही एलेक्स ने आखिरी मोमेंट में अपनी डायरी में लिखा था। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था दोस्तों, ये रियल लाइफ स्टोरी है जो क्रिस्टोफर मैकनलेस नाम के नौजवान की लाइफ एक्सपीरियंसेस पर आधारित है। यह है असली क्रिस्टोफर यानी एलेक्स। उसने अपने कैमरा में उस मैजिक बस के आगे खुद की फोटो खींची थी, और यह है वो मैजिक बस जिसमें क्रिस ने अपने आखिरी 113 दिन बिताए। अलास्का में उसी जगह पर आज भी ये बस खड़ी है और लोग उसे देखने आते हैं। आखिर में एलेक्स ने दुनिया के लिए ये नोट छोड़ दिया था कि मैंने खुशी से भरी जिंदगी जी है, और वो भगवान को थैंक यू कहता है और चाहता है कि सबको भगवान की ब्लेसिंग्स मिले। लेकिन नीचे उसने अपना नाम एलेक्स नहीं क्रिस्टोफर लिखा है, क्योंकि वो समझ गया था कि यही उसका असली नाम है जो उसे उसके पेरेंट्स ने दिया था, और उनके साथ वो जो लाइफ जी रहा था वही असली लाइफ थी। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है, अगर आप लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, नेचर के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, तो उन एक्सपीरियंसेस को अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए।
लेकिन दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ फैमिली के साथ ही नहीं, हर किसी के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाकी दोस्तों हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को, जहां पर आपको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी अब बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली है, उसे सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल, अपनी फैमिली का ख्याल रखना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।